हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हब। तो ये जो क्लास है ये पार्ट 7 अपने जो मानव तंत्र जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर सेकंड, उसका पार्ट 7 है। ठीक है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सारे जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। अगला जो अपना टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, तो इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आपका जो चैप्टर का नाम है ह्यूमन सिस्टम्स, मानव तंत्र। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसको अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ है, जैसे कि हमने बाकी जो तंत्र पढ़े, बाकी जो ऑर्गन्स देखे, प्रत्येक तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमने जाना। तो जैसे बाकी के जो तंत्र हमने पढ़े और उनके अंगों के बारे में हमने जाना, उसी तरह उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमको पढ़ना है और इसके जो अंग हैं उनको भी हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहली जो अपन परिभाषा देख लेते हैं उत्सर्जन की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। तो उत्सर्जन की परिभाषा जो है अपशिष्ट उत्पाद या फिर जो उत्सर्जी पदार्थ है, शरीर के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, ठीक है, तो उनको शरीर द्वारा बाहर निकालना, मतलब जिस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को, यानी कि जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं शरीर के अंदर, उनको जब हम बाहर निकालते हैं, उनका जब त्याग करते हैं, तो उस क्रिया को उत्सर्जन की क्रिया बोलते हैं। और ये उत्सर्जन की क्रिया, ये क्रिया करने के लिए जो तंत्र है उसे उत्सर्जन तंत्र एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जन पदार्थों की अगर बात करें तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिकल वेस्ट होते हैं। वो 4-5 टाइप के अपनी अपनी बॉडी से निकलते हैं। ठीक है। तो पहला जो वेस्ट है, जैसे कि CO2 हमने देखा था। ठीक है। जो CO2 जो वेस्ट है ये हमने श्वसन तंत्र में देखा था, और इसको जो हमने त्यागा था वो फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों से इसको हमने निष्कासित कर दिया था शरीर के बाहर। ठीक है। लंग्स जिसको बोलते हैं। मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको जब हम बाहर निकालेंगे तो वो जो पदार्थ है वो या तो तरल रूप में बाहर निकलेगा, यानी फ्लूइड लिक्विड के रूप में वो बाहर निकलेगा। तो मेन जो दो पदार्थ हैं, ठीक है, एक तो है नाइट्रोजन उत्पाद, यानी जो नाइट्रोजन से बनते हैं। दूसरा है जो बाइल पिगमेंट, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे पित्त वर्णक। ये जो है अपना पाया गया था किसके अंदर, ये जो होता है लीवर के अंदर, यानी यकृत जो हमने पढ़ा था, यकृत के अंदर पित्ताशय होता है, पित्ताशय के अंदर पित्त वर्णक और पित्त लवण भरे होते हैं। ठीक है। पित्त वर्णक जो हमने 2 पढ़े थे, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, इनका येलो कलर होता है, जो कि एक प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट है या अपशिष्ट पदार्थों में वो गिने जाते हैं। जबकि दूसरे जो नाइट्रोजन के उत्पाद हैं वो 3 प्रकार के हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। अब बाकी जो चीजें आपको समझ में आ गई, आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी है, और अपशिष्ट पदार्थ जो है उनके बारे में थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये जो है उत्सर्जन तंत्र, इसके अंदर सिर्फ हमको 2 चीजें मेनली, जो उत्पाद है, उत्सर्जित पदार्थ है, उन नाइट्रोजन के जो उत्पाद है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। और इन्हीं के आधार पर जो जीव जंतु है उनको 3 भागों में भी बांटा गया है, वो हम देख लेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो नाइट्रोजन उत्पाद है 3 प्रकार के, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, इन्हीं 3 के आधार पर जो जंतु है उनको 3 भागों में बांटा गया है, उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन पदार्थों के आधार पर। तो जो टॉपिक है अगला, उसको हम बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, इसके अंदर उत्सर्जित जो पदार्थ है, मेटाबॉलिकल वेस्ट है, उनके आधार पर जो जंतुओं का वर्गीकरण किया है वो तीन भागों में किया गया है। ठीक है। तो पहला है जिसको हम देख लेंगे, वे जंतु जो यूरिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थों का सिक्रेशन करते हैं। तो मेनली सबसे पहले हम देख लेंगे यूरिया। दूसरा जो है वो है यूरिक अम्ल। ठीक है। तीसरा जो है वो है अपना अमोनिया। इंग्लिश में भी इनके यही नाम है। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं, NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगर याद रह जाए आपको तो अच्छी बात है, याद ना भी रहे तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो होता है NH3। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब जो 3 उत्सर्जित पदार्थ हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ये तीनों जो है, इनके अंदर जो एनिमल्स हैं, जैसे कि अब पहले बात करेंगे हम यूरिया की, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया की। तो यूरिया जो है ये इसका फॉर्मूला हमने देख लिया। ये जो है ये बनता नाइट्रोजन से ही है, यानी अमोनिया से ही ये बनेगा। ठीक है। लेकिन जब अमोनिया
लीवर के पास जाएगी और लीवर जो यकृत है इसे यूरिया में बदल देगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। क्या होता है, जैसे जो अमोनिया है NH3 वो लीवर के पास गई और लीवर ने इसको यूरिया के अंदर बदल दिया। लीवर हमने किस में पढ़ा था, लीवर हमने यकृत जो है हमने पढ़ा था ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर। तो जितने भी जो मेमल्स हैं यानी कि जो स्तनधारी हैं, मेमल्स में स्तनधारी में आते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या पंचजगत अवधारणा में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जंतु जगत के अंदर फाइलम है जो स्तनधारी मेमल्स। तो स्तनधारी जो है वो सारे के सारे यूरिया का सिक्रेशन करते हैं या यूरिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को त्यागते हैं। इसके अलावा जो है समुद्री मछलियां, ठीक है, समुद्री मछलियां भी यूरिया के रूप में अपना उत्सर्जित पदार्थ है उसको उसका त्याग करती है। अब ये जो है यूरिया, तो जो जंतु उत्सर्जित पदार्थ को यूरिया के रूप में त्यागते हैं उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक, यही इसका नाम है। ठीक है, तो यूरियोटेलिक जंतु वे जंतु होते हैं जो यूरिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थ को त्यागते हैं या शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तो इसी आधार पर जब हमने देखा जैसे कि ये यूरियोटेलिक कहलाए तो ये कहलाएंगे यूरिक अम्ल। जब ये यूरिक अम्ल के रूप में जब उत्सर्जित पदार्थों को त्यागते हैं तो ये कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में नाम समान है, आप इनको याद रखिए। ठीक है, समान नाम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर आपको स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो इनको बोलेंगे यूरिकोटेलिक। तो इसका भी मैं नाम बता देता हूँ अभी की अभी। इसको बोलेंगे हम एमोनोटेलिक। तो उत्सर्जित पदार्थों के त्यागने के आधार पर जो जंतु है उनको हमने 3 भागों में देख लिया, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक। ठीक है, तो ये नाम आप याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं, जैसे यूरिया के बारे में हमने देखा, उसका फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, और कैसे यूरिया बनता है वो भी हमने देख लिया। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हुई होगी, जो यकृत है हमारा वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो आपके परीक्षा में 1 या आधे नंबर का प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया कि जो यूरिया है वो कौन सा जो अंग है वो उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर स्त्रावित किया जाता है। तो वो जो अंग है वो यकृत कहलाता है। ठीक है, और स्तनधारी और समुद्री मछलियों के अंदर ये जो है यूरिया वो वेस्ट मटेरियल के रूप में त्यागा जाता है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं यूरियोटेलिक, यानी जो यूरिक अम्ल जो है वो स्त्रावित करेंगे। तो आप एक छोटी सी बात याद रखिए कि जो यूरिक अम्ल है इसका निष्कासन करने के लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए यूरिक अम्ल जिन जंतुओं के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है वो है पक्षी जो एव्स में आते हैं। ठीक है, सरीसृप जो रेप्टाइल्स जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर आएंगे वो कीट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जंतु इसके अंदर आते हैं। अब इसकी अगर बात करें तो जो यूरिक अम्ल है वो भी अमोनिया से ही बनता है। ठीक है, तो इसका भी जो फॉर्मेशन है वो अमोनिया से होता है। ठीक, ये जो है यूरिक अम्ल ये पक्षियों द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ है इसके रूप में स्रावित किए जाते हैं, जबकि जो सरीसृप और कीट है ये भी यूरिक अम्ल के रूप में ही अपना जो उत्सर्जित पदार्थ को त्यागते हैं। अगला जो अपन देखें अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थ जिनके द्वारा त्यागा जाता है उसमें आती हैं अपनी जो अस्थिल मछलियां हैं। हिंदी में अस्थिल मछली इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोनी फिशेज, यानी कि जो फिश होती हैं इसके अंदर जो स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है तो बोन्स के रूप में इनको बोनी फिशेज बोलते हैं। और ये जो है जो अमोनिया के रूप में जो जंतु है अपना उत्सर्जित पदार्थ त्यागते हैं उनको एमोनोटेलिक बोला जाता है। तो 3 प्रकार के जंतु हमने वर्गीकरण कर लिया जंतुओं का, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपना मुख्य जो टॉपिक अब शुरू होता है, जैसे कि हमने प्रत्येक जो तंत्र पढ़ा, जैसे पाचन तंत्र तो मानव का पाचन तंत्र हमने पढ़ा, उसके अलावा मानव का ही श्वसन तंत्र हमने पढ़ा, और परिसंचरण तंत्र है वो भी हमने मानव का ही पढ़ा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक आपकी बुक में जो टॉपिक वाइज चीज़ें दे रखी है वैसे ही हम चल रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। तो जिस प्रकार हमने पिछले जो तंत्र पढ़े थे, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उनके अंदर हमने देखा था कि जो मुख्य मुख्य अंग हैं या मुख्य मुख्य जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से काम आए थे, वो कौन कौन से जो तंत्र के अंदर हमको पढ़ने हैं
तो उनको भी उसी प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो उत्सर्जी तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर कौन से अंग और कौन से शरीर के पार्ट्स, जो अपनी बॉडी है उसके कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे हमारे काम के हैं, वो हम देख लेते हैं। उत्सर्जी तंत्र के अंदर जो काम आते हैं, तो मुख्य जो अंग है, मुख्य अंगों की अगर बात करें तो वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे मुख्य जैसे अंग हैं, जैसे श्वसन तंत्र के अंदर जो मुख्य अंग थे वो फेफड़े थे, क्योंकि वही जो स्ट्रक्चर है, जो फेफड़े जो संरचना है, फेफड़ों की जो संरचना है, लंग्स जिन्हें हम बोलते हैं, वही जो तो वही जो संरचना है लंग्स या फेफड़ों की, वो सांस लेने में हमारी मदद करती है, ठीक है, और वही हमारे रक्त को प्योरीफाई करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो मुख्य अंग होगा वो होगा वृक्क, हिंदी में वृक्क जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको किडनी। तो सबसे पहले हम अंग देखेंगे, फिर डायग्राम देखेंगे, जैसे प्रत्येक जो सिस्टम है उसका हमने डायग्राम देखा, उसका जो चित्र हमने देखा हर बार, ठीक है, और उसके जो पार्ट्स हमने देखे। तो जैसे ही एक बार अगर आपको डायग्राम याद हो गया, मैं तो कहता हूँ अगर डायग्राम याद आपको हो चुका है तो आपको उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है, आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसको किडनी हम बोलते हैं। दूसरा जो है इसके अंदर जो हमको पढ़ना है, किडनी का ही जो किडनी के बाद में जो हमको पढ़ना है इसके अंदर, हमको पढ़ना है मूत्राशय, इसे हम बोलते हैं ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर इसको बोला जाता है। तीसरा जो है मूत्रवाहिनी, जैसे रक्तवाहिनी थी वैसे मूत्रवाहिनी, और इसको बोलते हैं यूरेटर, इसको बोला जाता है यूरेटर, ठीक है। अगला जो है मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये चार जो मुख्य मुख्य अंग हैं, चार जो शरीर के भाग हैं, वो हमको उत्सर्जन तंत्र के अंदर देखते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमको ये देखने हैं। तो मुख्य जो पार्ट है किडनी, इसी का ही मुख्य काम है। जैसे फेफड़े थे, उसके अलावा और भी भाग हमने देखे थे, श्वास नली हो गई तो फेफड़ों की एक संरचना है, ठीक है। उसके अलावा हमने नासिका गुहा देखी थी, मुख गुहा देखी, लेकिन जो मुख्य काम था वो लंग्स का था वहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए। वैसे ही जो मुख्य काम है एक्सक्रीशन के लिए वो है किडनी का या वृक्क का, ठीक है। तो हम जो जैसे अब एक और जो मुख्य बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार श्वसन तंत्र के अंदर जो सबसे छोटी इकाई थी श्वसन की, ठीक है, जो श्वसन तंत्र था उसकी सबसे छोटी इकाई जो थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, उसको हमने एल्वेलाई बोला था, हिंदी में उसको कुपिका बोलते हैं, ठीक है, वो हमने देखा। तो उसी प्रकार जो किडनी है इसके अंदर भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है उत्सर्जन तंत्र की, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन उनको बोला जाता है हिंदी में, वृक्काणु उसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ये जो सबसे छोटी इकाई है उत्सर्जन तंत्र की वो कहलाती है नेफ्रॉन या वृक्काणु, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक डायग्राम देखेंगे और उसी के अंदर सारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उत्सर्जन तंत्र उसको हम समझ लेंगे। उसके बाद तो वही जैसे लास्ट जो बाकी जो टॉपिक्स हमने पढ़े एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा जितने भी सिस्टम हमने पढ़े पॉइंट वाइज जो डायग्राम है उसके जो ऑर्गन्स हैं उनको हम देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है उसको हम देखेंगे। इसके अंदर आपके यूरिन फॉर्मेशन यानी मूत्र निर्माण की जो प्रोसेस है उसको भी हम देखेंगे। तो जो डायग्राम हमको बनाना है, जो चित्र हमको बनाना है, उसकी शुरुआत जैसे हमने परिसंचरण तंत्र के अंदर हृदय से की थी वैसे मुख्य अंगों से यहाँ पे इसकी शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी जो किडनीज होती हैं, ठीक है, वृक्क जो होती है उनको, ठीक है। तो किडनीज, तो ये जो हो गई अपनी दो किडनी हमने बना ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो निकलेगी दो ट्यूब्स निकलेंगी, और यहाँ पे होगा अपना यूरिनरी ब्लैडर, हिंदी में इसको बोलते हैं मूत्राशय, ठीक है। ये जो दो नलियाँ हैं इसके अंदर ये पहुंच जाती है। आप भी ऐसा ही डायग्राम बनाइए, इजी भी है और याद रखने में भी आसानी होगी और नंबर कटने की भी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर हम सारे जो पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे परिसंचरण तंत्र है, तंत्र था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जितने भी अंग है उनके पास रक्तवाहिनी पहुंचती है हृदय से, उसको हम धमनी बोलते हैं, महाधमनी जिसे हमने देखा था। तो महाधमनी के बाद जो शाखाएं उसकी बढ़ती जाती है धमनी की, और वो पहुंचती है प्रत्येक अंग के पास। तो इसके पास भी वो धमनी पहुंची होगी, ठीक है। तो वो जो धमनी आपकी जो बुक है उसके अंदर ऐसे यहाँ पे बना रखी है, ठीक है, आपको पता होगा, और इस साइड भी वो ब्लड जो पहुंचाएगी, क्योंकि दो किडनीज हैं तो दोनों के पास ब्लड सप्लाई होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी जो एक और ट्यूब थी उसको भी हम देख लेंगे, बहुत ही आसान है वो, कोई दिक्कत है नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसके पीछे से ये जो ट्यूब है ये जा रही है
और यहाँ पे आके खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसी 2 ट्यूब्स भी आपकी बुक में भी दे रखी होगी। अब ये छोटा सा डायग्राम आपको याद हो जाएगा आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, और इसके नाम भी हम अभी देख लेंगे। तो जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, तो ये जो 2 पाइप्स हमने, आप सोचेंगे सर 2 पाइप्स किस लिए है, तो एक जो पाइप है वो महाधमनी होगी। ठीक है, जो ये जो पाइप है ये महाधमनी होगी, जहाँ से रक्त, जो प्योर ब्लड है वो जो ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी भी एक प्रकार का अंग है। ठीक है, अपने जो सिस्टम बॉडी का एक ऑर्गन है, तो इसके पास भी ऑक्सीजन आना जरूरी है। तो जो ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है शुद्ध रक्त, वो धमनी के द्वारा करता है। तो ये तो एक धमनी हो गई। लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब कोशिकीय श्वसन होगा, ये जो किडनी जो अंग है इसके पास कोशिकाएं भी होंगी, और कोशिका में कोशिकीय श्वसन होगा, कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन होगा, तो CO2 निकलेगी, और वो CO2 का जो परिवहन है वो रक्त के द्वारा होता है, और रक्त उसको फेफड़ों तक ले जाके अपने शरीर से बाहर निकाल लेता है। तो उसके लिए जो वेन भी होगी। ठीक है, तो एक जो है वो हो गई अपनी महाधमनी। ऐसे आप चीज़ों को समझिए, मतलब जो, और दूसरी जो रक्तवाहिनी होगी जो इन अंगों से ब्लड को कलेक्ट करके वापस से ले जाएगी फेफड़ों के पास, पहले हृदय के पास और हृदय उसको फेफड़ों के पास पहुंचाएगा, तो वो हो गई अपनी महाशिरा। ठीक है, इसको हमने बोला था वेना केवा, और इसको हमने बोला था एओर्टा। ठीक है, तो दोनों से वो ब्लड को कलेक्ट करके वापस लेके जाएगी। अब हम बात करते हैं मुख्य, जो हम उत्सर्जित तंत्र की बात कर रहे थे, तो ये हो गई अपनी वृक्क। ठीक है, किडनी इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये जो है ये है अपना मूत्रवाहिनी। ठीक है, ये भी एक जोड़ी होते हैं। तो ये जो है अपनी मूत्रवाहिनी हो गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं किडनी, इसको हम बोल देंगे यूरेटर। ठीक है, अब जो किडनी जो मुख्य अंग है, इसको हम एक बार बड़ा सा डायग्राम बना के उसमें देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन की या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन की, वो कैसे होती है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ से यूरिन आता है, यहाँ पे मूत्रवाहिनी के थ्रू ये पहुंच जाता है कहाँ पे, अपना ये है मूत्राशय। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर इसको बोला जाता है। आपको जैसे भी नाम याद है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना मूत्र मार्ग, तो इंग्लिश में बोला जाता है यूरेथ्रा। ठीक है, तो और कुछ बच रहा है जैसे कि ये, हाँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है एक प्रकार की ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड इसको बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि इसका नाम है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये पाई जाती है वृक्क के ऊपर। तो ये जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये वृक्क यानी किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम है अधि वृक्क। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनल ये नाम कहाँ से आया, किडनी जो है उसको जो मेडिकल लैंग्वेज है उसके अंदर बोला जाता है रेनाल। ठीक है, इसको बोला जाता है रेनाल। तो जो रेनाल के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है उसको एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है, और ये जो ग्लैंड है इसके द्वारा जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है उसको बोलते हैं एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है, तो जब आप इसी चैप्टर का जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो तंत्र है उसको हम पढ़ेंगे, तो ये जो हार्मोन है इसको आप वहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे जो किडनी है उनको मेडिकल लैंग्वेज में रेनाल बोला जाता है, इसी प्रकार जो हार्ट है उसको हम बोलते हैं कार्डियो। तो जो डॉक्टर हार्ट का इलाज करते हैं, हार्ट की सर्जरी करते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये जो डायग्राम है आप एक बार इसको बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक एक जो ऑर्गन है उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी ये जो डायग्राम देखा हमने वो एक्सक्रेटरी सिस्टम का था, यानी पूरा का पूरा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम हमने ऊपर ऊपर से देख लिया। ठीक है, उसके जो ऑर्गन है उनके नाम हमने देख लिए, कैसे वो वर्क करता है वो हम देखेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि हमको जब डायग्राम एक बार समझ आ जाता है उसके बाद हम उसकी जो प्रोसेस जब हम देखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब हमको जो मुख्य चीज़ देखनी है कि जो किडनी है, ये जो वर्क है वो अंदर से कैसे वर्क करती है, तो उसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड की किडनी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो किडनी है ये मेनली जो अगर बात करें जो किडनी, तो इसका जो आकार है, यानी वृक्क की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वृक्क की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो आकार है वो होता है सेम के जैसा, सेम का बीज होता है उसके जैसा। ठीक है, इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीन। तो ये होता है सेम के बीज के आकार का। ठीक है, सेम के आकार जैसा ये होता है। ठीक है, तो ये जो उपस्थित होती है अपना जो एब्डोमिनल पार्ट है, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा जो है, जिसके अंदर हमने स्टोमक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे हमने देखा स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो हमने देखे, यकृत, हिंदी में अगर मैं इनको बोलूँ तो अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जो हमने देखी उसे हम बोलते हैं उदर गुहा। तो उदर गुहा में जो अपनी बैकबोन जो है उसके दोनों साइड में, पीछे की साइड, अपने पेट की साइड, उधर ये उपस्थित होती है दोनों तरफ।
तो अगर इधर से देखें पीछे की साइड से, तो ये जो है हमने लेफ्ट वाला यानी कि लेफ्ट साइड की जो किडनी है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर कौन सी ग्लैंड होगी, यहाँ पे जो ग्लैंड होगी वो होगी एड्रेनल ग्लैंड। यहाँ पे जो ग्लैंड यानी ग्रंथि होगी उसको हम बोलेंगे एड्रेनल ग्रंथि या एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ से जो निकलेगा मूत्राशय के लिए जो रास्ता है, ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, मूत्राशय में ये जाएगा। और इसको हम बोलते हैं, ये जो पाइप है इसको हम बोलेंगे मूत्र वाहिनी, ठीक है। इंग्लिश में इसको हमने बोला था यूरेटर, इसको हमने बोला था यूरेथ्रा, सॉरी इसको हमने बोला था ब्लेडर, ठीक है। अब दो जो हमने यहाँ पे रक्त वाहिनियाँ पड़ी थी, एक महाधमनी, तो ये जो पाइप है ये चली गई अपने महाधमनी के पास। उधर दूसरी साइड की जो किडनी है उसमें भी ये पाइप पहुँचेगी, ठीक है। तो हम इस साइड की देख लेते हैं, सिर्फ एक किडनी में हम दोनों जो किडनी है उनके अंदर की स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। दूसरी जो पाइप है वो भी यहाँ से निकली होगी, और ये जो है एक हो गई इनमें से सिरा, एक हो गई इनमें से धमनी, तो ये इसको हम बोल देते हैं महासिरा, ठीक है। जहाँ से जो रक्त है ये जाएगा हार्ट के पास, और यहाँ से जो रक्त आ रहा था वो हार्ट से ही आ रहा था, ठीक है। और ये किसके द्वारा आएगा, ये जो है अपनी महाधमनी, ठीक है। ये हो गई अपनी महाधमनी, ये इसको वेना कवा, उसको एवोर्टा बोला जाता है, ठीक है। तो हार्ट से यहाँ पे ब्लड आएगा, इसके अंदर ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन दे देगा, उसके अलावा CO2 यहाँ से ले लेगा यानी, और फिर उस CO2 को महाशिरा यानी वेन के द्वारा हार्ट तक पहुँचाएगा, और हार्ट उसको लंग्स के पास पहुँचा देगा। तो ये हो गई बाहर की बातें, ठीक है। जो किडनी है उसके बाहर हमने अभी लास्ट वाले डायग्राम में भी ये चीज़ें देखी थी। अब जो मुख्य बात हमको देखनी है वो जो किडनी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है वो हमको देखनी है। तो एक बार ये जो किडनी के बारे में हमने छोटी सी जानकारी देखी, इसको आप देख लीजिए। ये जो उपस्थित होती है उदर गुहा के अंदर ये होती है, ठीक है, वो भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये बनी हुई है किसकी, वृक्क की, तो उसको हम देख रहे हैं, वृक्क के बारे में यानी कि किडनी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देख लिया, और ये कौन सी जो इसकी पोजीशन है वो क्या रहती है, उधर गुहा में उपस्थित रहती है। और ये जो है 75 से 80% तरल उत्सर्जी पदार्थ इसका स्त्रावण ये करती है, ठीक। तो जो इंसानी, क्योंकि वक्त जो है इंसानों में पाई जाती है, उसके बारे में हमने देखा कि जो ह्यूमंस हैं वो यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, यानी यूरिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निष्कासित होता है, ठीक है। अब मैं छोटी सी जो बात महाशिरा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, अपने, तो ये जो ग्रीन कलर की हमको नसें जिनको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में जो दिखाई देती है वो होती है महाशिराएं, वो इनके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। जबकि अगर बात करें कि जो ये अपना हाथ है इसके अंदर जो यहाँ पे दो कलाई के अंदर जो दो बड़ी बड़ी सी जो नसें होती है, ठीक है, तो वो होती है महाधमनी, उनके अंदर जो रक्त का जो बहाव है वो बहुत तेज गति से होता है, इसीलिए उनमें इंजेक्शन नहीं लगा सकते। अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी चोट लगी और महाधमनी अगर थोड़ी सी भी डैमेज होती है तो बहुत सारा हमारा जो रक्त है बाहर निकल सकता है। जबकि सिराओं की अगर हम बात करें जहाँ पे अशुद्ध रक्त का बहाव होता है तो वो है वहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उसमें जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वो जो ब्लड है वो हमारा पहुंचता है लंग्स के पास, और लंग्स उसको फिर से प्योरीफाई कर देता है। तो ये जो ब्लड है यहाँ से इम्प्योर जो ब्लड जाएगा किडनी के बाद प्योरीफिकेशन होने के बाद, मतलब किडनी से CO2 लेने के बाद वो जाएगा लंग्स तक, ठीक है, वहाँ पे वो उसका प्योरीफिकेशन होगा, और जो प्योर ब्लड है वो आएगा हार्ट से किडनी तक, और ये आएगा महाधमनी के द्वारा। ये हमने लास्ट चैप्टर में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक वहाँ से ले सकते हैं। ये जो ग्रंथि है उसका मैंने नाम बता दिया आपको। मेन जो चीज़ हमको पढ़नी है, मैं एक बार इस ग्लैंड को मिटा देता हूँ क्योंकि ये जो किडनी है उसकी सरफेस के ऊपर रहती है, ठीक है। तो वो 3D डायग्राम में आपको आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा 3D, ठीक है, तो उसके ऊपर ये ग्लैंड आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगी, तो ये जो जगह है जिस जगह पे ये तीनों पाइप्स जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, तो इस जगह को बोलते हैं हाइलम, इसको हाइलम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी इसका वही नाम है, ठीक। इसको मैं इधर से बना देता हूँ ताकि जब यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो जगह है जहाँ पे पाइप्स हैं वो जुड़ी हुई है, वो जो पोजीशन है उसको हम हाइलम बोलते हैं, ठीक है।
अब इस जो ये किडनी है इसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है। बाहरी जो पार्ट है इसको हम वल्कूट, कॉर्टेक्स इंग्लिश में इसको बोला जाता है, ठीक है। जबकि अंदर का जो भाग है ये वाला, इसको हम बोलते हैं मेडुला, मध्यांश, ठीक है। तो एक जो भाग है वो वल्लकूट हो गया, दूसरा जो भाग है वो मेडुला यानी मध्यांश हो गया। हाइलम हमने देख लिया, मूत्राशय हमने देख लिया, मूत्रवाहिनी, महाधमनी और महाशिरा के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। आगे जो है ये कोई अलग अंग में जाएगी, ये भी आगे से जो कोई और दूसरा अंग होगा वहाँ से जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके लाएगी, ठीक। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स और मेडुला, तो इनके बीच कुछ ऐसे, ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और वो जैसे कि श्वसन तंत्र में जब हमने पढ़ा था एल्वेलाई और एल्वेलाई यानी क्यूपिका और जो रक्त वाहिनियाँ वो किस प्रकार वहाँ पे देखी थी हमने, वो कुछ इस प्रकार थी। जैसे कि एल्वेलाई है और यहीं से रक्त वाहिनी है इसके बिल्कुल क्लोज होकर निकलती है, ताकि जब इधर से रक्त आएगा तो CO2 को एल्वेलाई तक पहुँचा दिया जाता है और यहाँ से O2 ले ली जाती है और जो ब्लड है वो प्योर होता चला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी लाखों करोड़ों जो स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं हैं, वो हमारे फेफड़े उनके अंदर उपस्थित होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जो सबसे छोटी इकाई है एक्सक्रेटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जी तंत्र की, वो कहलाती है नेफ्रॉन, व्रकाणु जिनको हमने बोला था। तो वो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में अपनी जो एक किडनी है उसका जो मेडुला और वल्कूट यानी कॉर्टेक्स का जो पार्ट है उनके बीच में यहाँ पे उपस्थित होती हैं, उनको हम देखते हैं। तो ये जो संरचनाएं, जो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की जो वक्राणु की जो संरचना है, उसको हम, जैसे कि ये हमने किडनी देखी, ठीक है, उसमें से एक यहाँ से छोटा सा भाग हम लेंगे, उसको बड़े रूप में हमको देखना है, ठीक है। तो एक बार आप ये डायग्राम बना लीजिए, इसको मत बनाइएगा, इसको मत बनाइए, जो डायग्राम बनाना है ये हमको बनाना है, और ये नाम जो इनके आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम बहुत जरूरी है। और इन्हीं से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, आपके जो क्वेश्चन का वो भी आप खुद से बना सकते हैं। अगर आपको 4 5 6 7 नाम याद होंगे तो आप खुद से भी चीज़ें लिख सकते हैं और आसानी से यहाँ पे समझ में आएंगी आपको चीज़ें। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन। तो अब जो अगला टॉपिक है अपना और लास्ट टॉपिक आज का जो है नेफ्रॉन, उसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, व्रकाणु की हम संरचना देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना लास्ट टॉपिक है। यहाँ इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने पूरा का पूरा एक ओवरव्यू देख लिया है, और इसके जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उनको हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो अब अगले जो टॉपिक है, यानी कि जो नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें हम पूरी की पूरी जो एक्सक्रेटरी सिस्टम की जो प्रोसेस है वो हमको देखनी है, जो प्रक्रिया है कि कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे जो उत्पादन होता है उत्सर्जी पदार्थों का, वो हमको देखना है। तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रत्येक अंग तथा उसका कार्य हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया है। अब हमको जो संरचना देखनी है, ठीक है, वो देखनी है व्रकाणु की या नेफ्रॉन्स की, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया, ये जो छोटी सी जगह है यहाँ पे वो उपस्थित होते हैं। यहाँ पे जो रक्तवाहिनियाँ भी यहाँ से आ रही है, बहुत सूक्ष्म संरचना में वो बदल जाएगी, ठीक है। तो और उसी के साथ जो, जैसे कि जो यूरेथ्रा है, ठीक है, ये बनती है नेफ्रॉन की ही छोटी छोटी नलिकाएं होती है, उनको हम कलेक्टिव डक्ट या उनको हम बोलते हैं संग्रह नलिकाएं, ठीक है। और उसी से मिलकर, जैसे कि हमने पढ़ा था, छोटी छोटी सिराएं मिलकर महाशिरा बन जाती है एक टाइम पे जाकर, ठीक है, जहाँ से वो सारा का सारा जो रक्त है, इम्प्योर अशुद्ध जो रक्त है, उसको वो कलेक्ट करती है। उसी प्रकार जो संग्रह नलिका है, वो छोटे छोटे नेफ्रॉन्स जो हैं, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, उनकी सारी की सारी जो डक्ट है वो मिलकर जाती है कलेक्टिव डक्ट में, और वो कलेक्टिव डक्ट सारी की सारी मिलकर यहाँ पे पहुँच जाती है, और वो जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको पहुँचाती है मूत्राशय के अंदर, ठीक है। तो हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं, उसको भी देख के हम खत्म करते हैं। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है, काफ़ी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गई अपने नेफ्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉपिक डाल लेते हैं व्रकाणु, ठीक है, इसी को बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इनको बोला जाता है। अब होता क्या है कि जो ये जो पार्ट्स हैं ये होते हैं अपने कॉर्टेक्स वाले रीजन में। जैसे कि यहाँ से ये जो पार्ट होगा ऊपर की साइड में, ये होगा कॉर्टेक्स के अंदर यानी वल्लकूट के अंदर, और ये वाला जो पार्ट है मध्यांश के अंदर होगा यानी मेडुला के अंदर, ठीक है, ये आ जाता है। और यहीं से जो
ये जो सारी की सारी स्ट्रक्चर है ये जाती है, इसको बोलते हैं संग्रह नलिका। संग्रह नलिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कलेक्टिव डक्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है कलेक्टिव डक्ट, क्योंकि ये सारा का सारा जो उत्सर्जी पदार्थ है इसको कलेक्ट करके और पहुंचा देती है मूत्राशय के पास। ये जो यहाँ पे ब्रांचेज निकली हुई है ये ठीक है आगे, तो ये जो सारी की सारी ब्रांचेज है ये आगे जाके मिलती है। ऐसे ही नेफ्रॉन्स की छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, अरबों नेफ्रॉन्स अपनी एक किडनी में होते हैं, जो मिलके उसका जो सारा जितना उत्सर्जी पदार्थ उसने बनाया वो पहुंच जाएगा कलेक्टिव डक्ट में। ठीक है, और ये कलेक्टिव डक्ट आगे उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए मूत्राशय के पास पहुंचा देती है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जैसा हमने श्वसन तंत्र के अंदर भी देखा था, ये होती है अपनी धमनी। ठीक है, लेकिन ये इस साइड से जब ब्लड आएगा, प्योर जो ब्लड आएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी धमनी। और जब यहाँ से रक्त निकलता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपसारी धमनी। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि सर इधर भी धमनी इधर भी धमनी, ऐसा क्यों हुआ? ये जो आगे संरचना है ये वापस से इसके चारों तरफ लिपटी हुई होती है, ये आगे जाके कुछ ऐसे इसी के चारों तरफ लिपटी हुई होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आती है और इसके चारों तरफ लिपटी हुई होती है, और ये बाहर निकलती है कहाँ से? जो किडनी के बाहर हमने देखा था वेन, यानी महाशिरा जो देखी थी वहां पे पहुंच जाती है। और ये जो पाइप है ये आती है अपनी महाधमनी के पास से। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ छोटी सी जो चीज होती है, क्या होता है कि जो शुद्ध जो रक्त होता है वो, या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ अगर कुछ है रक्त के पास तो यहाँ पे ये खींच लेता है। ठीक है, उसके बाद जो काम की चीजें वापस से ये ब्लड अपने पास ले लेता है, तो ये ऐसे काम करता है। मैं इनके जो पार्ट्स हैं उनके नाम यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। एक बार इस जो स्ट्रक्चर को भी मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये जो भाग है इसका नाम है बोमेन संपुटक, संपुट, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल, जो कि कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हेनले पास। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेनले लूप, क्योंकि लूप जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है यहाँ पर ऐसे यू शेप की जो आकार की स्ट्रक्चर होती है, ये होती है अपनी डिसेंडिंग डक्ट, ये होती है अपनी असेंडिंग डक्ट। इस अभिसारी धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल, और इसको बोलते हैं अपसारी धमनी को इफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और इसका जो नाम है, इसका नाम है अफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है ट्रांसफर होता है कुछ मटेरियल्स का, तो इस जो अवस्था को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम जब प्रोसेस पढ़ें एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में तथा उसकी प्रोसेस और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं और इनका जो वर्क मैंने बताया है वही काम आने वाला है जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट जो टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन उसके अंदर। ठीक है, तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन और देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है यूरिन का, और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका भी कैसे फॉर्मेशन करता है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम को। आज जो हमने पढ़ा हुआ आपको समझ आया होगा, तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू।